चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। कांग्रेस उत्तराखंड के लिए दूसरी लिस्ट के प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा करेगी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी अब तक 4 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। दिल्ली में आज 5वें और 6वें चरण के उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन होगा। बैठक सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पर होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी दोनों, डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे। इससे पहले रविवार को भी बीजेपी की बैठक हुई थी। हो सकता है आज की बैठक के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाए। विनीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनीत, लगातार बैठकें चल रही हैं, महामंथन हो रहा है, क्या संभावनाएं हैं कि आज हो जाएगा ऐलान? मैं निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूंगी, अगर ऐलान के बारे में ऐलान की संभावना काफी कम है, क्योंकि अभी जो बैठक हो रही है उसमें होमवर्क हो रहा है। आदत है 25 जनवरी को, यानी कल जो है वो समिति की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में पूरा मंथन और अंतिम मंथन जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हो और उसके बाद ही। ठीक विनीत, थोड़ी सी आपकी जो है आवाज साफ नहीं आ पा रही थी, बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और संभावनाएं है कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आज बैठक है, जिसमें हरीश रावत, हरक सिंह रावत, रणजीत रावत को इनकी सीटों को लेकर फैसला हो जाएगा। कांग्रेस की 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाकी है। हरीश रावत को रामनगर और हरक रावत को चौबट्टा खाल से टिकट मिल सकती है, ये चर्चा है। तो ये वो बड़े नाम हैं जिन्हें पहली लिस्ट में जगह नहीं मिली, या ये कहिए कि स्ट्रैटेजिकली हो सकता है इनके नामों का ऐलान ना किया हो। लेकिन आज जो बाकी की 17 सीटें हैं उनके जो प्रत्याशी हैं नाम ऐलान हो सकता है। उसमें सभी की नजर रहेगी कि हरीश रावत किस सीट से चुनाव लड़ते हैं, और फिर नजर रहेगी कि हरक सिंह रावत को क्या वाकई चौबट्टा खाल से टिकट मिलती है। ये वाकई दिलचस्प है। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, वैसे तो लंबा इंतजार करना पड़ा पहली लिस्ट के लिए भी, लेकिन ये जो दूसरी लिस्ट है इसने सबसे ज्यादा सस्पेंस बनाया हुआ है। क्या संभावनाएं हैं आज ये नाम तय हो सकते हैं? क्या वहां पर चर्चा हो रही है? बिल्कुल जीनत, इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि कल यानी रविवार की रात तक ये नाम आएंगे, लेकिन उसके बाद ये पेच उलझा है। सब कमेटी को भी ये मामला सौंपा गया था, जिसमें मुकुल वासनिक और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे और इसके अलावा केसी वेणुगोपाल जो महासचिव हैं, ये तीनों थे, लेकिन ये भी इस मसले को नहीं सुलझा पाए। सबसे बड़ा पेच है पहला टिहरी सीट है। टिहरी सीट पे किशोर उपाध्याय का क्लेम है और किशोर उपाध्याय अभी पार्टी में है, जबकि पार्टी के सभी पदों से हटाया जा चुका है। तो क्या अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल आता है हरीश रावत को लेके। हरीश रावत एक्स सीएम रहे हैं, 2 चुनाव लड़े, 2 जगह से चुनाव लड़ा था 2017 में, किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण दोनों जगह से हारे थे। बड़े नेता है, लेकिन इस वक्त सीट के फेर में वो भी उलझे हुए हैं। रामनगर, सल्ट, काला ढूंगी और लाल कुआं 4 सीटें कांग्रेस ने अभी होल्ड पर रखी हैं। लेकिन जो खबरें सूत्रों के हवाले से कि हरीश रावत रामनगर से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और खास बात यह है कि इसी रामनगर से रणजीत रावत जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और दोनों एक दूसरे के विरोधी नेता हैं। तो हरीश रावत रणजीत रावत के गढ़ से चुनाव लड़ना चाहते हैं और रणजीत रावत नहीं चाहते कि हरीश रावत उनके गढ़ में चुनाव लड़े। तो ऐसे में कौन शिफ्ट करेगा, रणजीत रावत या फिर हरीश रावत? और एक खबर यह भी है सूत्रों के हवाले से कि अगर हरीश रावत को पार्टी रामनगर में उम्मीदवार बनाती है तो रणजीत रावत अपने यहां पर पार्टी को छोड़कर निर्दलीय इलेक्शन लड़ सकते हैं। जीनत, एक इस पर नजर रहेगी कि पार्टी दोनों नेताओं को कैसे एडजस्ट करेगी। तीसरी बात आती है हरक सिंह रावत को लेके। हरक सिंह रावत जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हरक सिंह रावत चुनाव कहां से लड़ेंगे? पौड़ी डिस्ट्रिक्ट उनका होम डिस्ट्रिक्ट है और लैंसडाउन सीट से विधायक रह चुके हैं, यूपी के टाइम पौड़ी से विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में खबरें कि चौबट्टा खाल से उन्होंने इच्छा जताई है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां पर सतपाल महाराज इस वक्त मंत्री हैं, तो वहां पर उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है।
चौथी बड़ी बात कि अनुकृति रावत जो हरक सिंह रावत की बहू है, जिनको लैंसडाउन से एक दावेदार माना जा रहा है, और कहा यह जा रहा था कि हरक सिंह रावत अनुकृति रावत के टिकट की वजह से ही बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए। तो क्या हरक सिंह रावत इस वक्त अपनी बहू को लेकर क्या फैसला लेंगे? क्या बहू को ड्रॉप करेंगे, खुद इलेक्शन लड़ेंगे, या बहू या दोनों खुद को टिकट मिलेगा? अगर हरक सिंह रावत और उनकी बहू दोनों को टिकट मिलता है तो फिर हरीश रावत अपनी बेटी या बेटे के लिए हरिद्वार ग्रामीण से भी एक टिकट क्लेम कर सकते हैं। यानी ये जो 17 सीटें हैं, इन 17 सीटों पर 4 बड़े नेताओं का भविष्य टिका हुआ है। जीनत, आज की बिल्कुल, और इस पर फैसले का दिन है आज, यही संभावनाएं हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पर विवादित टिप्पणी कर दी है। केशव मौर्य जी वो बैठेंगे स्टूल की कुर्सी पर और भारतीय जनता पार्टी के योगी कैबिनेट बैठेगी सोफा पर। ये अपमान पिछड़ों का नहीं दिखाई देता स्वतंत्र देव पटेल को? 68,500 शिक्षक भर्ती में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का आरक्षण लूटा गया, तब इनकी जबान नहीं खुली। अगर जबान खुली होती तो योगी काट लेता जबान इनकी। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला, विरोधियों को विकास विरोधी करार दिया, साथ ही बीजेपी शासन में हर तबके के कल्याण का दावा किया। बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता कहे जाने वाले संगीत सोम हमारे साथ हैं। मेरठ में चुनावी माहौल को लेकर 6 बजे ही घर से निकल जाते हैं। क्या माना जाए, 6 बजे ही आप घर से निकल जाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम तो 24 आवर काम करते हैं और 24 घंटे पब्लिक की सेवा में रहते हैं। आज भी उसी तरीके से 6 बजे सुबह निकलते हैं, रात को 11 बजे तक 12 बजे तक पब्लिक के बीच में काम करते हैं। अमित शाह का कैराना में कल दौरा हुआ, उन्होंने चुनावी हुंकार भरी, हिंदुओं का पलायन एक बड़ा मुद्दा माना, उन्होंने आश्वासन दिया कि सुरक्षा को लेकर है। संगीत सोम कैसे देखते हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी का ये कर्म बनता है और हम इसी आधार पर चुनाव लड़े थे कि जो लोगों के साथ अत्याचार हुआ है हम उन्हें सुरक्षा देने का काम करेंगे। और हम आज डंके की चोट पर कह सकते हैं कैराना में हमने सुरक्षा का माहौल दिया है, सुरक्षा दी है और लोग जो पलायन किए थे उन्हें वापस लाने का काम किया है। इसी के लिए अमित शाह जी कल वहां गए थे लोगों को बताने के हमने जो सुरक्षा दी है बराबर ये कंटिन्यू सुरक्षा केवल हम दे सकते हैं। अखिलेश यादव आएंगे तो कैराने से नहीं, बहुत जगह से प्लान करना पड़ेगा, इसलिए लोग गलती ना करें। पश्चिम यूपी के लिए एक बड़ा चेहरा है संगीत सोम, कैसे देखते हैं इस बार चुनाव? और सबसे बड़ी बात, जयंत चौधरी जाट को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, सपा के साथ चले गए, क्या लगता है? जयंत चौधरी को तो ठग लिया है, अखिलेश यादव ने ठग लिया है। कौन सा उन्हें जाटों को टिकट दिया उन्होंने? जो सिवाल खास सीट हुआ करती थी, जहां पक्का जाट की सीट होना चाहिए था, जाट को टिकट होना चाहिए था, पूरे जाट इस्तीफा दे रहे हैं वहां से। भारतीय जनता पार्टी क्लियर जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी जाति बिरादरी की राजनीति नहीं करती, लेकिन वहां से जाट प्रत्याशी उतारा है। उनसे पूछिए कि आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। अरे अब मुस्लिम को ही देना था तो किसी पार्टी के को दे देते। अखिलेश यादव के आदमी को देके आप, अखिलेश यादव ने धोखा किया है, उन्हें उनके साथ फ्रॉड किया है और ये गठबंधन नहीं हुआ, ये ठग बंधन हुआ है और जाट बिरादरी इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। मैं आपको बता रहा हूं, पहले राउंड में आप मान के चलना 55+ सीटें आ रही हैं। संगीत सोम का फिलहाल जनता के लिए क्या कहना है और मेरठ की जनता के लिए? देखिए, जनता को मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि आप मजबूती से लड़िए। इस तुष्टीकरण करने वाली सरकार, अखिलेश यादव की सरकार, जो सरकार जब आती है तो आतंक का माहौल बनाती है। जो सरकार आती है गुंडे माफियाओं को सड़कों पर नंगा नाच कराती है। जब ये सरकार आती है तो हाजी गल्ला जैसे सोतीगंज में जो लोग कबाड़ी हैं वो अरबपति बन जाते हैं, पुलिस को पीटते हैं, पुलिस पर डंडे पटकाते हैं। इन सब का इलाज करने के लिए एक ही है और वो है भारतीय जनता पार्टी। वो ही करेगी ऐसे गुंडों का इलाज कि जो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो साफ तौर से संगीत सोम का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ही सुरक्षा की राजनीति कर सकती है और इस पूरे मामले को लेकर वही आगे बढ़ सकती है। कैमरामैन हरीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 मेरठ। उधर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि जल्द ही सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मां कृष्णा पटेल को दबाव में बताया। कहा दरअसल उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। निर्माण भी हुआ में है, कुछ बातें उन्होंने कही हैं। माँ के ऊपर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती। माँ के प्रति मेरे मन में सदैव आदर था, उनका स्थान सबसे ऊपर है। जहाँ तक चुनावी बैटल की बात है, आपने पिछले 3 चुनाव देखे हैं। अपना दल का समर्थक, अपना दल का वोटर पूरी निष्ठा के साथ मेरे साथ खड़ा रहा है और आप इस चुनाव के बाद मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूंगी। 2022 के 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे, आप एक बार फिर देखेंगे कि अपना दल की जो हमारा वोटर है वो
पार्टी के साथ मेरे साथ खड़ा हुआ ही मिलेगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड चुनाव पर आज से एक चुनावी सवाल शुरू कर रहा है। इसमें एक आसान से सवाल की हम बात करेंगे जिसका जवाब आपको देना होगा और अपना नाम टीवी पर आप देख सकते हैं इस सवाल का जवाब देके। वैसे आज का सवाल आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री कब बने? आपके पास ऑप्शंस क्या हैं वो भी आपको बता देते हैं। 10 मार्च 2017, 18 मार्च 2017, 19 मार्च 2017, 21 मार्च 2017। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास जिसमें से आपको जवाब देना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।